गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना थर्ड लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केपी, केसी, केएक्स तीनों में रिलेशन वगैरह देख लिया था और बेसिकली इक्विलिब्रियम होता क्या है उसके बारे में चर्चा हुई थी। तो आज हम लोग उससे आगे प्रोसीड करेंगे और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सर पर डे अब कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो दूं। काफी थक जाने के बाद भी एक कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को जरूर शेयर करें जिनको भी केमिस्ट्री पढ़ने में परेशानी हो रही है। आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इजी वे में अपना जो लेक्चर है थोड़ा सा इजी वे में होता है, ठीक है। तो आपका अपना चैनल है, थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जहाँ से शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली है कि सिग्निफिकेंस क्या है केसी का। अगर आप जाने तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ केसी, कि ये जो हम लोगों ने काफी डिटेल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा है, तो उसका हम लोग करने क्या वाले हैं या प्रैक्टिकली इस नंबर के क्या उपयोग हैं। तो पहला अगर हम देखें यहाँ पर तो इट प्रिडिक्ट्स द एक्सटेंट टू विच a reaction has been proceeded। ये हमें एक रिएक्शन के उस हद के बारे में बताता है जहां तक एक रिएक्शन पहुंच चुका है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऐसे रिएक्शंस की बात हो रही है जिनमें इक्विलिब्रियम आता है, और अगर इक्विलिब्रियम आता है इसका मतलब वो रिएक्शन ना ही वेरी फास्ट होगा ना ही वेरी स्लो होगा, वो रिएक्शन काफी ही मॉडरेट रेट से प्रोसीड कर रहे होंगे। तो किस समय वो रिएक्शन कहाँ है इस बात की जानकारी हमें केसी देता है। सेकेंड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है कि जिन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आता है उसमें हम ये साइन बनाते हैं, याद रखिएगा, रिवर्सिबल का। यानी कि ये जो इस तरफ जाने वाला साइन है ये फॉरवर्ड प्रोसेस को अगर बताता है तो नीचे वाला बैकवर्ड प्रोसेस को बताता है। तो केमिकल रिएक्शंस जो रिवर्सिबल होते हैं वो दोनों डायरेक्शंस में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताता है। एंड थर्ड, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अगर आपको केसी पता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो थर्ड पॉइंट को हम लोग अभी यहीं पर डील कर लेते हैं क्योंकि इसको बाद में हम लोग न्यूमेरिकली डील करेंगे। वी विल डील इट थ्रू न्यूमेरिकल्स। आपने कहा हाँ सर ठीक बात है, बट थोड़ा सा इसकी जानकारी। मान लीजिए कि एक गैस है PCl5 जो कि डिसोसिएट होकर के PCl3 गैस और Cl2 गैस हमें दे रहा है। हमें कह दिया कि इनिशियली इसका मोल 1 मोल था और ये एट T=0। T=0 का मतलब होता है कि जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था, तो उस समय ऑब्वियसली ये रिएक्टेंट के रूप में होगा। और यहाँ पर ये कितने मोल बने होंगे? 0 0। आपने कहा यस। मान लीजिए कि एट T=T इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ, कभी ना कभी हुआ, कब हुआ ये सब क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि बोला कि x मोल डिसोसिएट हो गए उसमें से, तो 1 मोल पहले था और 1 - x डिसोसिएट हुआ। तो यही इस चैप्टर का टैलेंट है कि आपको ये तोड़ने आना चाहिए। जैसे 1 मोल से ये भी 1 मोल बन रहा था और ये भी 1 मोल बन रहा था, तो अगर यहाँ से x टूटेगा तो ये भी x ही बनेगा और ये भी x ही बनेगा। आपने कहा अच्छी बात है सर। अगर हम यहाँ से केसी का एक्सप्रेशन लिखें तो आप याद करिए कि PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5 कुछ ऐसे लिखा जा सकता था। आपने कहा ये सर आपने कोई पावर्स नहीं दिए, क्योंकि देखिए यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यदि 1 है तो यहाँ पर पावर भी 1 है। PCl5 पे भी देखिए पावर 1 है। आपने कहा ठीक बात है। अगर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करें तो ये है x, ये भी क्या है Cl2 का कंसंट्रेशन, ये भी है x डिवाइडेड बाय PCl5 का कंसंट्रेशन तो 1 - x। कोई बच्चा होगा जो कहेगा कि सर
यहाँ पर आपने वॉल्यूम की चर्चा ही नहीं की, और आपने बोला कि मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, तो दोनों जगह देखो यहाँ पर वॉल्यूम वॉल्यूम की बात वो कर सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको ये ध्यान में रखना है कि गैसेस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होते हैं। मतलब आप मोल्स का रेशियो निकालो चाहे उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो, बात बराबर आएगा। मोल्स ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, और हमें तो सिर्फ रेशियो से मतलब है। तो आपने कहा सही बात है सर। इसका मतलब अगर आप इसको देखें यहाँ पर, तो जो केसी होगा, केसी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - एक्स। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ये केसी की वैल्यू मैं दे दूं, तो आप एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी। जनरली एक वैल्यू या तो निगेटिव हो सकती है, दूसरी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो एक में जो वैल्यू होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन से भी ज्यादा आ जाएगी, तो वो तो कभी हो नहीं सकता है एक्स। मानिए आपके पास 1 मोल गैस है, तो उसमें से आधा मोल टूट सकता है, 1 मोल में से 2 मोल नहीं टूट सकता। तो एक वैल्यू दोनों पॉजिटिव आई तो एक बड़ी होगी कंसंट्रेशन से, तो उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे, और जो छोटी होगी उसको आप लेकर के एक्स निकाल सकते हैं। और जब एक बार एक्स पता चल गया तो यहाँ एक्स एक्स मोल बना है, और ये रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ होगा, तो एक्स मोल कंज्यूम हुआ था, 1 मोल टोटल था, तो 1 - एक्स जो रिएक्टेंट रिमेनिंग है वी कैन फाइंड इट। आपने कहा यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कि इक्विलिब्रियम पर क्या कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, ये कैलकुलेट करने में भी केसी हमारी मदद करता है। तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे। मैंने बोला कि ये पार्ट आप देख सकते हैं किसके रूप में, न्यूमेरिकल के रूप में। ये दोनों पार्ट में भी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक्सटेंट का क्या मतलब होता है, कि कोई रिएक्शन कहां तक जा चुका है, ये बताने की जिम्मेदारी भी केसी की है। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ जा सकता है। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, और बहुत जल्दी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आपने कहा कि हाँ सर अभी तक तो समझ में आया है, और अगर आप पेन पेपर लेकर के बैठ रहे हो तो जरूर से आपको समझ में आएगा, इट इज नेसेसरी। हाँ, अगर आप पेन पेपर लेकर नहीं बैठ रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अपने फर्स्ट पॉइंट को जरा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि भैया प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि कैसे किस आधार पर एक्सटेंट को बताता है। तो इसके लिए एज पर कन्वेंशन हमें एक कन्वेंशन लेना पड़ा। एज पर कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब कि वैज्ञानिकों ने तय किया कि भैया मानक कहां से कहां लोगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक डिग्री मेजर है, एक नंबर है। तो अगर वो एक नंबर है तो वो तो 0 to इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट हमें लेना है। कैसे, ये बताता हूं आपको। एज पर कन्वेंशन आप ये मान के चलें कि ये आपका एक लाइन है, यहां पर आ गया है 1, यहाँ पर आ गया 10⁻³ और यहाँ पर आ गया 10⁻³ बस इसी को मैं लिखने वाला हूँ। एज पर कन्वेंशन रेंज ऑफ केसी टेकन इनटू अकाउंट, ये किसने लिया, मैंने, आपने, या साइंटिस्ट ने? ये साइंटिस्ट ने लिया था कि केसी के रेंज को उन्होंने समझा। मतलब सर मान लीजिए कि बेसिकली अगर मैं थोड़े से लेमन टर्म्स में कहूं, थोड़े से मूर्खों की भाषा में कहूं, तो बेसिकली केसी है क्या, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का रेशियो है। तो अगर ये नंबर जितना बड़ा आता है एक से, इसका मतलब प्रोडक्ट उतना गुना ज्यादा है। आपने कहा यस सर। तो हम अगर देखें यहाँ पर, तो मान लीजिए कि 10⁻³ से छोटी वैल्यू आती है केसी की, मतलब केसी लेस देन 10⁻³ मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का जो रेशियो है, भाई रेज टू दी सम पावर को अभी इग्नोर करिए ना, वो तो पावर दोनों पे आएगा, मानिए जब जहां जो पावर आना होगा आएगा। लेकिन अगर 10⁻³ के इस तरफ वैल्यूज लाई कर रही हैं किसी की, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो आपका है, रिएक्टेंट इज इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, तभी ना ये रेशियो कम आ रहा है। 10⁻³ का वैल्यू है 0.001, इसका मतलब प्रोडक्ट जो है 0.001 टाइम्स रिएक्टेंट है, मतलब कि कम है बहुत ही।
इसका मतलब रिएक्टेंट इज इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। और मैं थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिखता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। थोड़ा सा क्लैरिटी करते हैं, चलिए। तो बहुत ही आराम से देखिएगा इस लाइन को जरा, कि केसी की वैल्यू मान लीजिए कि लेस देन 10⁻³ आ रही है, चाहे रिएक्शन कोई सा भी है, तो आप क्या लिखेंगे? इसका जो हम पढ़े लिखे लोगों की भाषा में बात करेंगे, तो रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इनटू लार्जर अमाउंट या प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। आपने कहा कि सर बात तो सही सी लग रही है आपकी। और अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट, ये केसी की वैल्यू यहां पर आ रही है, मान लीजिए कि 10⁻⁻5 आ रही है, बहुत छोटी, बहुत ही छोटी। तो इस पॉइंट के लिए हम क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक धोखा था। रिएक्शन हैज हार्डली प्रोसीड, मतलब कि ये रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं। बहुत ही कम, बहुत ही कम आगे बढ़ा है रिएक्शन अपने 0 पॉइंट से। जितना ज्यादा 10⁻³ से छोटी वैल्यू, उतना ही रिएक्शन में रिएक्टेंट की मात्रा ज्यादा, प्रोडक्ट की मात्रा कम। आपने कहा ठीक है सर। अगर हम 10⁻³ के पास जाए, इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि केसी ग्रेटर देन 10⁻³ हो जाए, मतलब इसके इस जोन की बात करते हैं, इसका मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लगभग 1000 गुना हो चुका है। मतलब प्रोडक्ट की मात्रा रिएक्टेंट की मात्रा की तुलना में लगभग 1000 गुना है। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि प्रोडक्ट इज प्रेजेंट, प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट। आपने कहा ठीक है सर। अब आइए, ये दोनों जनरल कंडीशन को आपने देख लिया, हमने अभी तय किया है कि रेंज क्या है। आपने बोला कि सर जो रेंज है, रेंज ऑफ केसी, रेंज ऑफ केसी क्या है सर? 10⁻³ से बड़ा है केसी और इससे भी बड़ा है 10⁻3। ये रेंज बस हमें कंसीडर करना है। क्यों यही रेंज करना है? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने कन्वेंशन लिया, पूरी देश दुनिया को बताया कि सर इस ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो सिर्फ वैल्यू को देख के। किसकी वैल्यू को? केसी की वैल्यू को। आपने कहा ठीक है। दूसरा देखिए, मैं लिख रहा हूं केसी बहुत कम है 10⁻³ से, मतलब मैं इस जोन की बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि रिएक्शन हैज हार्डली प्रोसीडेड, हार्डली प्रोसीडेड मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं हो पाया है। अच्छा, अगर केसी की वैल्यू इस जोन की बात करें तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा 10⁻³ से। इसका मतलब है कि रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट। ये सब आपको कमेंट करने के लिए नीट और जेई में आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन, कि केसी की वैल्यू आपको दे देगा किसी रिएक्शन की और बोलेगा कि आप कमेंट करें। तो आपने कहा अच्छी बात है सर। और अगर मान लीजिए कि केसी की वैल्यू लगभग 1 के बराबर हो, इसका मतलब कि आपका रिएक्शन जो है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पर है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो मैंने केसी का उपयोग बता रहा हूं आपको। तो पहला उपयोग तो आपको समझ में आ गया कि प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन कहां तक प्रोसीड कर चुका है, यह आपको बहुत ही आसानी से बता देता है। कौन? केसी की वैल्यू। तो आप क्लैरिटी के साथ साथ समझ गए हैं। Our range is 10⁻³ to 10⁻3, मतलब 0.001 से लेके 1000 के बीच में आपको रिएक्शन के केसी वैल्यू को एनालाइज करने आना चाहिए। आपने कहा सर अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से देख लीजिए, क्लैरिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि कहाँ तक रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। इस वैल्यू को हमें केसी बताता है। आगे बढ़ने के साथ हमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बार और मैं सोचने के लिए थोड़ा कहूंगा। ठीक है सर। चलिए, अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे मान लीजिए आएगा, उससे आगे और उससे पीछे की अगर अपन बात करें, इक्विलिब्रियम तो किसी एक पॉइंट पे आएगा, बट उससे आगे और उससे पीछे भी रिएक्शन तो चलता रहता है। आपने कहा हाँ सर। तो सेकेंड पार्ट जो है ये उसी के बारे में है कि
प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि आपको डायरेक्शन का समझ होना चाहिए। इसके लिए हम एक टर्म को डिफाइन करेंगे, और आज आज से आप लोग जो 11th में जस्ट आए हैं इसको याद रखेंगे। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट, और रिप्रेजेंट करते हैं QC से। आपने कहा ठीक है सर, होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे वही रिएक्शन में फिर से ले रहा हूं आपकी समझ को पक्का करने के लिए। अल्फा ए बीटा बी रिएक्टेंट था और गामा सी प्लस डेल्टा डी में कन्वर्ट हो गया, और हमें बताया गया कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया है। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो अगर हम केसी लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखा करते थे सर, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर गामा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। आई होप कि आपको ये याद है, कल हम लोगों ने इसको किया था। किस रूल के हिसाब से हम लोग ये कर पा रहे हैं, तो हम लोग इसको कर रहे हैं द लॉ ऑफ मास एक्शन या आइडियल लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोपाउंडेड बाय गलबर्ग एंड वाग। आपने कहा अच्छी बात है सर। अगर हम इसको देखें सर, अगर हम इसको बहुत ही आराम से देखें तो देखिए QC क्या, अच्छा इसमें कौन सा कंसंट्रेशन आप लेते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे दिखना चाहिए आपको। मैं यहाँ लिख रहा हूँ EQ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, D का कौन सा कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर क्या था, इक्विलिब्रियम पर क्या था, इक्विलिब्रियम पर क्या था। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है कैसे निकालने में। इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन के पावर में समथिंग और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का रेशियो। आपने कहा ठीक है सर। अगर मैं यहाँ QC लिखूं तो QC को मैं कैसे लिखूंगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर गामा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर बीटा। आप कहोगे कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या ही मजाक कर दिए सर आप तो सेम चीज लिख दिए, अंतर है। इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन का ये रेशियो रेज टू द सम पावर Kc कहलाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के अलावे अन्य किसी भी समय में, ध्यान से सुनिएगा, इक्विलिब्रियम के अलावे अन्य किसी भी समय में, एनी टाइम, मैं यहां पर लिख रहा हूं AT, किसी भी समय का ये है, सिर्फ किस समय का नहीं है, एनी टाइम, एनी टाइम, ये किस समय का नहीं है, सिर्फ इक्विलिब्रियम का नहीं। अगर इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है उसको आप डाल करके रेज टू सम पावर में करके रेशियो निकालते हैं, दैट विल बी कॉल्ड Kc। और QC कब कहते हैं, एनी टाइम, किसी भी कंसंट्रेशन एक्सेप्ट एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि जैसे इक्विलिब्रियम आएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम 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 और इक्विलिब्रियम, तो ये Kc बन जाएगा अपने आप। QC ही इक्विलिब्रियम का Kc है, इक्विलिब्रियम पर जाकर QC ही Kc बन जाता है। आपने कहा सर अच्छी बात, बढ़िया बात, सुंदर बात, अच्छी बात। चलिए अब जरा देखते हैं सर, यहां पर देखिए जो कैसे ये डायरेक्शन रिएक्शन का बताता है हमें, कि आप यहां पर देखें, यहां पर आपका मैं एक लाइन खींच रहा हूं, देखिएगा, आपको किसी रिएक्शन का कहा गया कि सर, आपको किसी रिएक्शन का कहा गया, थोड़ा सा सीधा बन जाओ भाई, हाँ देखने में अच्छा लगेगा, और तो कोई कारण है नहीं। ठीक है सर, मान लीजिए कि आपको कहा गया किसी रिएक्शन का Kc दिया हुआ है और QC दिया हुआ है। QC मतलब, फिर से एक बार कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम के टाइम को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं QC, इक्विलिब्रियम के टाइम को छोड़ के। आपने कहा ठीक है। यहां पर देखिए तो ये है Kc और ये है QC, यहां पर देखिए तो ये है Kc और ये है QC, मतलब तीन केस हुए। पहला केस है जब Kc बड़ा है और QC छोटा है, किसी भी समय का जो रिएक्शन का कोसेंट है उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू Kc से छोटी है, तो आप कहेंगे अगर Kc बड़ा है तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अभी भी आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि कोई आदमी यहां से यहां जाना चाहता है और
ये एक आदमी है, मान लीजिए ये आदमी है और इसको यहाँ पहुंचना है। अच्छा, अगर ये मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी तक ये यहाँ पहुंचा है, इसका मतलब अभी भी इसके डेस्टिनेशन और इसके बीच में जगह है ना भाई। अभी भी क्यूसी पीछे है और यहाँ केसी आगे है, तो ये किस तरफ मूव करेगा भैया? केसी की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए किस आदमी को रास्ता ढूंढने में दिक्कत थी, रास्ते में प्रॉब्लम थी, गूगल मैप नहीं चलाने आता था, तो ये आदमी क्या किया, इसको जाना था इस पॉइंट तक और ये कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब कि क्यूसी की वैल्यू बड़ी हो जाए केसी से, मतलब केसी से आगे निकल गया क्यूसी। देखिए यहाँ है केसी और केसी से आगे निकल गया है क्यूसी। अब क्या करना होगा, इसको बैक आकर के फिर से केसी पे आना होगा। आपने कहा ठीक है, इसका मतलब इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पहुंचना सबको वही है जिसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। आपने कहा सर अच्छी बात है। और अगर QC इज इक्वल टू केसी है, मैंने जैसा आपको अभी ही कहा था, QC इज इक्वल टू केसी है, इसका मतलब रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब ये जो बेचारा आदमी था जिसको गूगल मैप पढ़ने नहीं आ रहा था, वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, वो यहाँ पर ही पहुंच चुका है। तो अगर QC इज इक्वल टू केसी है, इसका मतलब रिएक्शन को कहीं भी मूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है। अगर केसी की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब क्यूसी और केसी के बीच में गैप है, केसी अभी भी आगे है, तो क्यूसी से केसी क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड शिफ्ट, जिसको हमने लिखा है रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन इन द अदर केस। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हाउ प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डन बाय या कैन ऑल्सो बी डन विद द नॉलेज ऑफ केसी। आपने कहा सर अच्छी बात, आपने कहा सर अच्छी बात अभी हम लोगों ने देखा कि हाउ द वैल्यू ऑफ केसी, हाउ द वैल्यू ऑफ केसी हेल्प अस इन द डायरेक्शन प्रेडिक्शन ऑफ अ रिएक्शन। आपने कहा सर अच्छी बात है। ये सारी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, ये है आप भूल जाओगे, मुझे पता है भूल जाओगे, भूलना नहीं, कि इक्विलिब्रियम के टाइम को छोड़ करके अन्य किसी भी समय में ये जो रेशियो है दैट विल बी कॉल्ड द रिएक्शन कोसेंट, नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब QC और KC इक्विलिब्रियम पर जाकर के बराबर हो जाता है। अच्छी बात है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, बाद में मैं उसको न्यूमेरिकली भी दिखा दूंगा। न्यूमेरिकल्स हमें इस चैप्टर में अच्छे खासे बनाने होंगे, तभी आप तक मैं वो बात पहुंचा पाऊंगा जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, तभी और तभी मैं पहुंचा पाऊंगा। आपने कहा सर अच्छी बात, देखिए बहुत ही आराम से देखिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग अब एक चीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बारीकियां कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर देखिएगा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया मतलब इक्विलिब्रियम का प्लूरल फॉर्म, कि सर हेट्रोजीनियस सिस्टम से आप क्या समझते हो। तो अभी तक हम लोग जितने भी सिस्टम्स पढ़ रहे हैं उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज क्या है, बिल्कुल सेम है। रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात। तो आगे बढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रिया का मतलब है कि इफ एनी ऑफ द, बहुत बारीकी से समझिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट आपको ज्यादा तंग करेगा, याद रखिएगा। इफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, if any of the reactants or products are in different phase, are in different phase as compared to other, as compared to others, then such system, then such systems are called heterogeneous systems, heterogeneous systems। तो आपने कहा कि सर ये नाम से थोड़ा थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है,
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि CaOH होल ट्वाइस और प्लस H2O ऐसे लिखा रहे और यहाँ एरो दे के लिख दे Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस, ऑब्वियसली यहाँ भी एक प्लस होगा और यहाँ भी एक प्लस होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो बारीक बातें हैं ना, ये आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ये कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल बारीकी की बातें हैं, थियोरेटिकल है बट बहुत काम की है। जैसे सर पहली बात तो ये आपको कंफ्यूजन होगा, सर ये तो आयनिक रिएक्शन है, इसमें कैसे इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर आपको इवन साफ साफ शब्दों में कह दूं कि अगर एग्जाम में ये लिख के दे दिया कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एक एसिड बेस्ड रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो आपको मान लेना है। मैंने ये भी बता दिया कि विज्ञान में केवल कुछ एक ही रिएक्शन ऐसे हैं जहां इक्विलिब्रियम आता है, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको सवाल नहीं करना है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर हो सकता है कुछ इस रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम आता हो, ठीक है, वहां सवाल नहीं करना। अगर मानो आपको ये दे दिया है और आपको पूछा कि यहां पर Kc बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो यहाँ वाटर प्योर लिक्विड के फॉर्म में है, CaOH होल ट्वाइस पहले सॉलिड था, अब एक्वस बन गया। इसका मतलब Kc की वैल्यू अगर आपको कोई लिखने को कहेगा तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ देखिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, नीचे लिखोगे CaOH होल ट्वाइस इंटू H2O। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि चाहे प्योर सॉलिड हो, इसके भी कंसंट्रेशन को यूनिटी मानना है और इसके भी कंसंट्रेशन को हमें यूनिटी मानना है। अच्छा, इसका मतलब इसका जो Kc लिखोगे आप, वो सिर्फ इतना ही होगा Ca2 प्लस इंटू OH माइनस का होल स्क्वायर। आपने कहा कि सर अच्छी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब जिसका कंसंट्रेशन बदलेगा उसी से हमको मतलब है। और आराम से देखिए यहाँ क्यों मैंने बोला कि हेटेरोजीनियस सिस्टम है। देखिए एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, जबकि दो यहाँ पर एक्वस लिखने का मतलब कि कोई चीज किसी सॉल्वेंट में घुला हुआ है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर वाटर के अंदर घुला हुआ है। और थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ, बिल्कुल एकदम आराम से। जैसे मान लीजिए CaCO3 सॉलिड और ऐसे एरो दे दे और लिख दे CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। बहुत ध्यान से मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि सर ये तो एक हीटिंग का प्रोसेस होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करते हैं तब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर के क्विकलाइम और CO2 देता है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बट अगर एग्जाम में लिख दिया कि देयर इज इक्विलिब्रियम इन दिस प्रोसेस आल्सो, देन वी हैव टू फॉलो, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। अब आइए आगे, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि Kc क्या होगा, तो आप कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ CaO जो कि प्योर सॉलिड साफ साफ लिखा हुआ है, देन CO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। बहुत ध्यान से समझना, देखिए ये प्योर सॉलिड है तो इसका यूनिटी लेना पड़ेगा आपको, मतलब 1 लेना पड़ेगा कंसंट्रेशन, प्योर सॉलिड है तो 1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब Kc कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ गैसेस इट इज नॉट कस्टमरी, it is not customary to write the concentration, it is more practical to write the partial pressure of the gas, not the concentration of the gas। आपने कहा सर अच्छी बात है, इसका मतलब कि इस केस में Kc लिखिए या Kp लिखिए, आपको PCO2 लिखना ज्यादा परंपरागत है। कस्टमरी मतलब प्रचलन में होना, कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस केस का Kp, और यहां पर Kc की बात करना परंपरागत नहीं है। हाँ, गैस का कंसंट्रेशन आप दे दोगे तो मैंने बोल दिया ना कि Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, मैंने बोला छोटी छोटी बातें पर बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, अभी भी क्लैरिटी की थोड़ी कमी है, देखिए जरा बहुत आराम से देखिए। हमने बोला कि सर एक आध और एग्जांपल लेते हैं। वहां पर वाटर था तो हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि प्योर लिक्विड है, उसको नेग्लेक्ट कर देना, यानी उसका कंसंट्रेशन यूनिटी लेना। बट अगर ऐसा कोई केस आ जाए Na सॉलिड प्लस 4 मोल CO गैसियस और ये आपको NiCO होल 4 बना के दे दे गैसियस, याद करिएगा कि इसको निकेल टेट्रा कार्बोनाइल कहते हैं। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको कार्बोनाइल लिगेंड कहा जाता है, ये पाई एसिड लिगेंड है। थोड़ा सा रिसर्च कर लेना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, व्हाई इट इज अ पाई एसिड लिगेंड। खैर ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि निकेल टेट्रा कार्बोनाइल में सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, तो
केमिस्ट्री में पढ़ते समय आप सारा कुछ साथ में लेकर के चलो, बड़ा मजा आता है। आपने कहा अच्छी बात है। अगर मैं इसके लिए आपसे Kc पूछूं तो आप कहोगे कि सर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन NiCO होल 4 डिवाइडेड बाय CO टू द पावर 4 इंटू Ni। अब खुद मुझे बताइए कि Ni प्योर सॉलिड फॉर्म में है, इसका मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है यूनिटी हो जाएगा। तो फिर से Kc किसके बराबर हो जाएगा? NiCO होल 4 के टू द पावर CO टू द पावर 4। आपने कहा अच्छी बात है। देखो यहाँ हमने इसका कंसंट्रेशन यूज किया, जबकि CaOH 4 ट्वाइस वाले केस में हमने वाटर का कंसंट्रेशन यूज ही नहीं किया था। क्यों नहीं यूज किया था? क्योंकि वहां पर वो सॉलिड फेज में था और वाटर जो कि प्योर लिक्विड था उसका कंसंट्रेशन यूनिटी ही लेना था। तो इस तरह के छोटे मोटे जो काम है ये आपको इस चैप्टर में जगह जगह पर करने पड़ेंगे। ये आपको समझना होगा कि अगर गैसेस हो, किसी केस में सारी इन्वॉल्व, जैसे यहाँ पर भी देखिए कि अगर निकल टेट्राकार्बोनाइल भी एक गैस है और CO भी एक गैस है, तो इट इज मोर कस्टमरी, ये ज्यादा प्रचलित तरीका है कि आप Kc ना लिख करके इसके लिए Kp लिखें और Kp की वैल्यू हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ NiCO होल 4 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO टू द पावर 4। सर अगर मान लीजिए कि इसमें कंसंट्रेशन दिया हो तो भी पार्शियल प्रेशर लेंगे? नहीं, इफ कंसंट्रेशन इज गिवन, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि P बराबर CRT होता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ तो रेशियो ही निकालना है ना बच्चा, तो P बराबर अगर CRT है तो पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन का जो रेशियो आएगा, मतलब P1/P2 और C1/C2 यहाँ पर सेम आएगा, वो रेशियो सेम आएगा। क्योंकि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ गैस बढ़ेगी कंटेनर के अंदर, वैसे वैसे उसी अनुपात में उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता है। तो इस तरह के इक्विलिब्रिया के सिस्टम को आप हेट्रोजीनस सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रिया कहते हैं। चलिए आज के लेक्चर को मैं बहुत तेजी से समराइज कर रहा हूं। मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया कि Kp, Kc, Kx शुरुआत में कि ये तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बस अलग अलग टर्म्स में है। एक कंसंट्रेशन के टर्म में है, एक पार्शियल प्रेशर के टर्म में है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में है। आपने कहा अच्छी बात है सर, ठीक है। फिर हमने आज देखा था कि ये जो Kc है, इट इज जस्ट अ नंबर। Kc इज अ नंबर, इट इज अ डिग्री मेजर विच गिव्स द आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड किया है इसकी जानकारी हमें मिलती है Kc की वैल्यू को देख करके। डिग्री मेजर बोलना मतलब एक नंबर होता है। सेकेंड, इट प्रेडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। आपने देखा Kc और Qc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोसेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर Kc की वैल्यू Qc से ज्यादा है, मतलब Qc के पास अभी और चांसेस है बढ़ करके कहां तक पहुंचने के लिए, Kc तक, इसका मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर श्योर। अगर मान लीजिए कि Qc की वैल्यू ज्यादा है, मतलब आप इक्विलिब्रियम से आगे निकल चुके हो, इफ यू वांट टू रीच इक्विलिब्रियम यू हैव टू कम बैकवर्ड, आपको पीछे आना पड़ेगा। अगर Qc इज इक्वल टू Kc है, मतलब आप एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पे खड़े हो, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन बोथ वेज प्रोसीड करता है, तो आपके ब्रेन को उस हिसाब से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। आपने कहा सर अच्छी बात है। हमने थर्ड केस बताया था आपको कि वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ Kc। आपने कहा हाँ सर, अगर एक एक्सप्रेशन बनेगा और Kc की वैल्यू दी हुई है तो हम सॉल्व करके x ले आएंगे, यानी जितने मोल्स डिसोसिएट हुए होंगे और उनको इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन में से जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उनमें से घटा करके हम कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। आपने कहा अच्छी बात है। फिर हमने देखा हेट्रोजीनस सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रिया, कि अगर सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज में हैं, जैसे अभी तक हुआ करते थे, PCl5 गैसेस PCl3 प्लस Cl2 गैसेस में टूटता था, ट्वाइस HI गैसेस H2 प्लस I2 गैसेस में टूटता था। तो अगर सारे गैसेस हैं, सारे एक्वस हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप आराम से कर सकते हो। बट अगर हेट्रोजीनस सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रिया है तो प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन आपको यूनिटी लेना होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब थोड़ा थोड़ा पार्ट में पढ़ते हैं। कल हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे 3-4, और अभी तक का जितना भी एक पूरा सिलेबस है उस पर अगर आपका कमांड हो गया तो वादा करता हूं मैं कि कल आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इतनी जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर आपका कमांड होना चाहिए। थैंक यू।